हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोकेमिस्ट। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है? बढ़िया, मजेदार। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी। I just met some beautiful soul 5 months back, like Rika, Dhanika, Nanika, Kaina, Vedika, Priyanka, खुशी, अरहान, सालसा, बिला, अंशुल, रोहन और बहुत से लोग, रिदम। आज का क्लास उनके लिए है। आई जस्ट रियली मिस्ड यू ऑल। एक बार फिर से उससे कहीं ज्यादा एनर्जी के साथ आई जस्ट स्टार्टिंग दिस चैप्टर। होप यू गाइज एंजॉय। सो लेट जस्ट बिगिन दैट। सो आवर चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई ऑलवेज यूज टू आस्क कि आपको जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बहुत से काम है, जैसे कि बढ़ना, खाना, पीना, सांस लेना, सारे कुछ काम है मैम, फंक्शन है। इट्स जस्ट अ लाइफ प्रोसेस। एग्जैक्टली दैट इज द लाइफ प्रोसेस। हमें खाना खाने से लेके खाने को डाइजेस्ट करके एक्सक्रीट आउट करके बढ़ना, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये सब कुछ को अगर मैं मिला दूं तो यही तो है लाइफ प्रोसेस, कि हर वो काम करना जिससे हम अलाइव रह सके। सो दैट इज द लाइफ प्रोसेस। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो लाइफ प्रोसेस इज द व्हेन ऑल द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम काइंड ऑफ बेसिक फंक्शन टू कीप देमसेल्फ अलाइव। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट लाइफ प्रोसेस इज। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो उस लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए वो सारे प्रोसेस जो जरूरी होते हैं वो हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे। आपने खुद को बताया कि लाइफ प्रोसेस पढ़ने के लिए, अलाइव रहने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, खाने के बाद हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के बाद हम सांस ले सके, ब्रीद आउट कर सके, वो हमारे लिए जरूरी है, एक्सक्रीट आउट कर सके। क्या ये सारे सिर्फ आपके चैप्टर में दिया हुआ है? यस, एग्जैक्टली। दैट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, दिस आर द 4 टॉपिक्स विच यू हैव गिवन इन योर बुक। अपार्ट ऑफ दैट मैं कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या वो लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है? वो आपके लाइफ प्रोसेस में नहीं दिया हुआ है, आपको अगला चैप्टर पढ़ना है, बट दैट इज ऑल्सो द लाइफ प्रोसेस। आपके ब्रेन को वर्क करना बहुत जरूरी है। इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यू विल स्टडी हाउ द ब्रेन, हाउ द हॉर्मोन्स लाइक एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम कैसे कंबाइन करके कोऑर्डिनेट करके कैसे कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि हाउ वन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये भी हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे स्टिमुलस आता है, रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और कैसे सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ भी हम, every living organism who is just surviving on this earth needs some kind of increase in the cell or cell number or cell size। और ग्रोथ में हम दोनों चीज देखते हैं, या तो सेल का नंबर बढ़ रहा है या तो सेल की साइज बढ़ रही है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट इज मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। मूवमेंट, प्लांट के बीच में बहुत कंट्रोवर्सी होती है। आपके हिसाब से प्लांट तो मूव नहीं करता, फिर हाउ कैन वन से कि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? सो एग्जैक्टली देयर इज अ कंट्रोवर्शियल थिंग, बट वी in the higher classes you will come across that yes, plant is a living process and it show movement। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। ये अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। इफ यू आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग, इफ एनीबडी इज नॉट रिप्रोड्यूसिंग, either it is a single cell or multicellular organism, it's very difficult for them to survive on the earth and to continue their generation। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस, अगर हम देखें न्यूट्रिशन, पहला हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन के साथ। न्यूट्रिशन का अगर डेफिनेशन देखें बच्चों, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड, कंज्यूमिंग इट एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। खाना खाने, बड़ा बड़ा सा शब्द लिख दो, कुल मिला के है कि खाना खाने को न्यूट्रिशन कहते हैं। सिर्फ खाना खाने नहीं, खाना खाने के बाद जो हमने उसको डाइजेस्ट करना, वहां से एनर्जी निकालना, उस सारे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। हम घर में तो कह देते हैं ना कि हमें न्यूट्रिशन लेना है, हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, बट what's behind the story is कि taking in of the food and utilizing it is called as nutrition। utilizing where, कहाँ utilize करना इसको? मैम वहाँ से जो भी खाना खाएंगे वहाँ से हमें चाहिए होगा एनर्जी, उस एनर्जी से हम कंज्यूम करेंगे, and that is what nutrition is। So it is a process in which food is obtained
Food is obtained in order to utilize it to provide energy for various kind of function in our body. So हमारे बॉडी में हमें पढ़ना, चलना, मूव करना, सोचना, इन सब चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होता है. वो एनर्जी आता है हमारे खाने से, फूड से. सो वही चीज़ हम अब धीरे धीरे पढ़ेंगे. अब आता है नेक्स्ट टर्म कि आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट क्या दोनों सेम चीज़ है? नहीं. क्लास 6 की एनसीईआरटी से ये चीज़ें स्टार्ट होती है कि न्यूट्रिएंट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड एंड इनटेकिंग ऑफ दोज न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. Simple. Nutrition is a process, but nutrient is a component of the food. What is component of the food? बहुत लोगों को नहीं पता होता है. जो component of food is like carbohydrate, vitamin, all those contain whatever the beneficial thing in the food is the nutrient. तो मैम लोग मैगी खाने को क्यों मना करते हैं? क्योंकि मैगी में न्यूट्रिएंट नहीं होता है. So basically what I want to say कि न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और उसको कंज्यूम करना और वहाँ से एनर्जी डिराइव करना इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. So actually the term nutrition come from the word nutrient. A nutrient is an organic or inorganic substance required for the maintenance of life and survival of the living organism. No doubt at all. So next is nutrient can be defined as a substance which an organism obtained from the surrounding and use it for the source of energy. Exactly. अब आता है कि nutrients जो होता है ना, nutrient में दो तरीके का होता है. न्यूट्रिशन, अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन होता है दो तरीके का. मैम कौन कौन सा? एक न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. बच्चे को पता होता है व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक एंड व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने आप खाना बनाता है. ऑटो मतलब होता है सेल्फ. They are making the food by themselves only. न्यूट्रिशन मतलब होता है खाना कंज्यूम करना, बट वो खाना अपने आप बना रहे हैं. They are just making it by themselves. कौन बनाता है ऐसा? मैम ये भी कोई पूछने की बात है? क्या क्या सवाल पूछ देते हैं आप. हा. सो ये आता है प्लांट्स. प्लांट्स इनको बनाता है. मैं कलर थोड़ा गंदा चूज कर रही हूँ. प्लांट्स. क्या सिर्फ प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है? नो. Some bacteria are present in the system which can make their own food. How can one bacteria can prepare their own food and like human can't? Because bacteria have something special which make them to utilize it and producing the food. कौन सी बैक्टीरिया? मैं यहाँ पे एक बार नाम दे देती हूँ, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं. एंड व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक? वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाना खाने के लिए. ये खुद खाना नहीं बना सकते. सो कौन कौन आ जाएगा इसमें? हम ही तो हैं ऐसे नल्ले, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, फिर भी हमें बुरा लगता है ये खाना है वो खाना है. हमें मिल रहा है ना, खा लो चुपचाप. नहीं, हमें ये नहीं खाना. एनिमल्स, ह्यूमन्स, बहुत से ऐसे. तो अगर हेटरोट्रॉफिक की बात करें बच्चों, तो हेटरोट्रॉफिक में तो 3 चीजें आती है. कौन कौन सी? सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइट एंड होलोजोइक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज? अगर ये सब चीजें जो होंगी हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. होप यू गाइज फाइंड दिस वेल. नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism makes or synthesize its food from the simple inorganic material like carbon dioxide, water and present in the surrounding along with the help of sunlight. तो 3 चीज़ें चाहिए होती है. अगर मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँ, अगर ये प्लांट है, प्लांट को सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और चाहिए वाटर जो सॉइल से मिलता है.
तो ये क्या करेगा कि ये सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट को यहाँ से प्लांट कंज्यूम करेगा और यहाँ से वो कुछ खाना बनाएगा और वहाँ से कुछ वेस्ट मटेरियल को निकाल देगा। यहाँ पे ऑक्सीजन को जाते हुए दिखाई दिया है, ये आ नहीं रहा है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ऑक्सीजन नहीं। प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है और निकालता है ऑक्सीजन को। तो ये उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, या मैं कहूँ बाई प्रोडक्ट होता है। अभी अगर हम ये पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, बट यहाँ पे आपको बस इतना समझ लेना है कि प्लांट को खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। और उसके अलावा इनको चाहिए होता है सनलाइट, वाटर, और ये खाना बनाता है। खाना बनाने का प्रोसेस होता है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बना दिया, कुछ भी कर दिया। सो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म or the autotroph which contain the green pigment called chlorophyll which is capable of trapping the sunlight energy। अब बड़ा सा सवाल आ गया, ये क्या बोल दिया आपने कि जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं ऑर्गेनिज्म, दे कंटेन सम ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, जो ग्रीन लीव्स दिख रही है ना, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते होंगे मैम, और वही क्लोरोफिलिक पिगमेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। वो ही क्या करते होंगे ना कि वो सनलाइट यहाँ से आ रहा है ना जब, तो उसको वो ट्रैप करते होंगे और वहाँ से खाना बनाते होंगे। एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग, कि ये जो क्लोरोफिल है ये एक तरीके का पिगमेंट है और ये सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है सो दैट प्लांट कैन मेक देयर फूड। नेक्स्ट इज द फोटोसिंथेसिस। इट इज अ केमिकल प्रोसेस बाय द विच प्लांट क्रिएट कार्बोहाइड्रेट। प्लांट क्रिएट कार्बोहाइड्रेट, क्या बोल दिया मैम आपने? तो अभी तक बताया था कि ग्लूकोज बनाता है। एग्जैक्टली, ग्लूकोज ही तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो सनलाइट के हेल्प से, यहाँ अगर मैं आपको फॉर्मूला के साथ दिखाऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है वाटर के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल पे, ये बनाता है ग्लूकोज, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ग्लूकोज। उसके साथ साथ यहाँ पे ये बनाता है ऑक्सीजन। तो अगर इसको ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन द बैलेंस्ड फॉर्म। आप केमिस्ट्री में बैलेंसिंग पढ़ोगे, बट यहाँ पे आप बस इतना समझ लो कि ये बैलेंस का मतलब कि 6 कार्बन इधर है तो इधर भी 6 कार्बन ही होगा, अलग नहीं होगा। दैट व्हाट एग्जैक्टली द बैलेंसिंग मीन्स। सो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के इन्होंने बना दिया ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। So photosynthesis is an endothermic reaction. What is endothermic reaction? It means that light energy must be absorbed. Light energy क्या हो रही है? Absorbed हो रही है, and along with mixing up with the water and carbon dioxide, it will convert into the chemical process. That's what exactly the chemical photosynthesis is। कि जो भी सनलाइट आ रहा है यहाँ से, मैम सनलाइट एक लाइट एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है, ये एक फोटॉन्स के फॉर्म में अर्थ पे आ रहा है। व्हाट इज फोटॉन? एक नया शब्द लेके आ जाते हैं लोग, क्या क्या करना पड़ता है लाइफ में। फोटॉन होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। जब सनलाइट अर्थ पे आ रहा होता है तो वो फोटॉन्स के फॉर्म्स में आता है, फोटॉन के फॉर्म्स में आके ये लाइट एनर्जी में रहता है, लाइट एनर्जी से कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, राइट। लाइट एनर्जी आया, लाइट एनर्जी से वो कन्वर्ट हो गया किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो यही बात तो ये कह रहा है कि ये लाइट एनर्जी प्लांट एब्जॉर्ब करता है। इट मीन्स दैट ये कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब होता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है मैम, ये होता कहाँ है, क्या मतलब? ठीक है, आपने बता दिया क्लोरोफिल पे होता है, बट जो आप 9th में ये पढ़ के आए हो, दैट इज वाई आई जस्ट थॉट कि थोड़ा सा डाल दिया जाए, थोड़ा सा प्रेशर, जस्ट पुटिंग इट आउट, कि फोटोसिंथेसिस का साइट, वो लोकेशन क्या है, इनका घर कहाँ है, कहाँ रहते हैं ये। सो इनका लोकेशन कहाँ है फोटोसिंथेसिस का? दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। तो अभी तो आपने बोला था क्लोरोफिल, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट देन? सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमें क्या मिलेगा?
क्लोरोफिल। आजा देखते हैं। Photosynthesis take place primarily in the leaves of the plant, specifically with the specialized cell membrane called as chloroplast. It is the cell organelle। जब क्लास 9th में आपको सेल चैप्टर में सेल ऑर्गेनली पढ़ना था तो वहां पे आपने क्लोरोप्लास्ट देखा होगा। क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनली दैट कंटेन द क्लोरोफिल। देखा, जो बोला था वो हो गया ना। क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनली। हमने पढ़ा था कि सेल ऑर्गेनली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, बहुत से ऐसे सेल ऑर्गेनली पढ़ा था। वहां पे हमने क्लोरोप्लास्ट देखा था कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है, हमें एनिमल्स में नहीं देखने को मिलता। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक सेल ऑर्गेनली है। सेल ऑर्गेनली क्या होता है? सेल के वो ऑर्गन है जिनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट, क्या सिर्फ ग्रीन कलर के ही पिगमेंट्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में ग्रीन कलर पिगमेंट ही होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। बट उसके अलावा और भी कलर के पिगमेंट होते हैं। वो प्लांट्स देखा होगा जो ग्रीन नहीं होता, कोई और कलर का लीव्स होती हैं उनमें, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता होगा? होता है, बट उनमें क्लोरोफिल नहीं होता होगा। क्लोरोफिल के अलावा उसमें कोई और पिगमेंट प्रेजेंट होता होगा। ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनली दैट कंटेन द क्लोरोफिल, और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और दैट इज हेल्प्स इन द कैप्चरिंग द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये दिखता कैसा होगा मैम? ये कुछ स्ट्रक्चर दिखाया है, ऐसा ही दिखता है क्या? लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है हमें। ठीक, ये आप क्लास 9 में पढ़ के आए हो। स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग इट आउट, थोड़ा भूल जाता है बच्चा। ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट की, ये क्लोरोप्लास्ट का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगा। इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे पाइल्स ऑफ कॉइन्स देखने को मिलता है। व्हाट इज पाइल्स ऑफ कॉइन्स? कि अगर मैं एक के ऊपर बहुत सारा सिक्का कॉइन्स को रख दूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें। फिर ये बहुत जगह दिखता है मैम, इन्होंने सिक्का इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। हाँ, ये क्या हुआ था? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें। तो ये एक स्ट्रक्चर को अगर मैं जूम आउट करूं, ये वाला स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट जूमिंग आउट, और मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम थाइलाकॉइड। इसको कहेंगे हम थाइलाकॉइड। एक स्ट्रक्चर, अगर मैं ऐसे सिक्के पाइल्स ऑफ कॉइन्स रखूं और उसमें से एक सिक्के को उठा के देखूं, वो एक सिक्का जो होगा, वो एक कॉइन जो होगा, उसको हम कहेंगे थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड के पास ही वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ताकि वो प्लांट्स में सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, बस समझ गई मैम। एक एक थाइलाकॉइड को ही जोड़ के ऐसे पाइल्स ऑफ कॉइन्स बनाते हो। तो मैम ये पाइल्स ऑफ कॉइन्स को भी थाइलाकॉइड ही कहते होंगे? नहीं, इनको कहते हैं हम ग्रेना, या फिर मैं सिंगुलर फॉर्म ग्रेनम बोलूँ। ठीक, ग्रेनम बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये अलग अलग ऐसे घूमते रहते हैं क्या पूरे क्लोरोप्लास्ट में? ऐसे नहीं, ये ऐसे बाइंड करके रहेगा, ये ऐसे ऐसे बाइंड करके रहेगा। इसको क्या बोलूँगी मैं? इसको मैं बोलूँगी स्ट्रोमा लैमेले। I'm just writing it down here. Stroma, you can like if you have to copy it, like copy कर लेना। Stroma lamella। ठीक, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग स्ट्रोमा लैमेले। अब क्या होता है कि मैम स्ट्रोमा लैमेले, तो स्ट्रोमा भी तो कुछ चीज़ होता होगा। एग्जैक्टली, दिस इज द लिक्विड मटेरियल ऑल ओवर द क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम कहेंगे स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में ही सब कुछ बिखरा बिखरा सा रहता है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट द क्लोरोप्लास्ट, और कैसा दिखते हैं और क्लोरोफिल क्या होता है। तो ये स्ट्रोमा लैमेला ही वो साइट होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता है। आप क्लास 11th में पढ़ोगे ये चैप्टर को, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। बट अभी के हिसाब से आपको बस इतना समझ लेना है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। वो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट क्या करता है? हमें फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट आर द मोस्ट अबंडेंट इन द मेसोफिल ऑफ द लीव्स वेयर दे आर वेल पोजिशन टू रिसीव द लाइट। अब ये लीव्स में अगर ये मैं देखूँ तो लीव्स में किसी लोकेशन, ऐसे लोकेशन पे होगा जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि इसका फंक्शन ही है एब्जॉर्प्शन का। तो एग्जैक्टली वो वहीं होगा ना जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो एब्जॉर्प्शन कर सके।
नेक्स्ट हमने देख लिया फॉर्मूला इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम सेइंग इट आउट। आपके एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट 3 लाइंस दी हुई हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला लाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। अभी ऊपर हमने देखा कि क्या वो जो भी हमने ऊपर पढ़ा ना, वो उसका कंक्लूजन है यहाँ पे कि क्या क्या ज़रूरी होती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, ये पहला लाइन है कि लाइट एनर्जी को कैसे, लाइट एनर्जी जब आ रही है तो कैसे उसको सनलाइट क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। आर नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी। अब जो भी लाइट एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया है, कौन एब्जॉर्ब किया है? क्लोरोफिल। तो वो सनलाइट वो उसको कन्वर्ट करने का, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। और ये कन्वर्ट करना, जैसे कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेना, और फिर क्या करना, जो भी वाटर है, क्या है? वाटर, उसको स्प्लिट कर दो। वाटर को हम लिख लेते हैं H2O। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी and convert it into the chemical energy, and then splitting of this water molecule into what? अगर H2O टूटेगा तो क्या बनेगा मैम? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एग्जैक्टली कि जब वाटर स्प्लिट करके क्या क्या बना सकता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ठीक, आपने केमिस्ट्री में 2 चीजें पढ़ी होंगी, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। जहाँ भी सिंपल टर्म्स में मैंने बताना है कि जहाँ भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो हो जाता है रिडक्शन, जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बनाता है आपका कार्बोहाइड्रेट, या फिर मैं कहूँ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है? ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं, लेकिन ग्लूकोज में C6H12O6 क्या आपको हाइड्रोजन दिख रहा है? हाँ। तो जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वहां होगा रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन टू फॉर्म व्हाट? ग्लूकोज। दिस इज द 3 important lines which I have given in your NCERT, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि क्या ये जो तीनों लाइन है इनका सीक्वेंस में होना जरूरी है कि पहले वो सनलाइट एब्जॉर्ब करे फिर वो उसको पानी को तोड़े, फिर ये ऐसा होना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सीक्वेंस जरूरी नहीं है। जो भी जैसी अवेलेबिलिटी होती है, अगर दिन के टाइम पे, डे के टाइम पे सनलाइट अवेलेबल है तो वो क्या काम कर लेगा? सारा एब्जॉर्प्शन का काम कर लेगा। और रात में जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो उसको वो ब्रेक डाउन करने का काम करेगा वाटर को। तो दिस सीक्वेंस कैन बी इंटरचेंज्ड। नेक्स्ट इज कि CO2 is necessary for photosynthesis, right? एक सेकेंड। CO2 is necessary for photosynthesis। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है
जो आप पहले इसको पढ़ के आओ, नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस इट, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई जस्ट वांट कि आप एक बार इसको पढ़ो और नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस इट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके बुक में ये कंसेप्ट में नहीं दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लाइक रीड इट आउट। अब हम पढ़ते हैं। तो हमने ऊपर देखा कि कैसे फोटोसिंथेसिस में हम बनाते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज को ही हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। वी जस्ट हैव स्टडीड एवरीथिंग। Hope you guys don't have any doubt. If you have any doubt, you can text me like in the comment box, or you can text me on the Instagram by the same name, the Bioalchemist. अब पढ़ते हैं कि जो भी ग्लूकोज बना उसका पर्पस क्या था, प्लांट को क्यों बनाना था ग्लूकोज, क्या काम था उसका। अब पढ़ेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्लूकोज। सो ग्लूकोज जो होता है ना, वो बहुत सी एनर्जी कंटेन होता है। कि अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर मैं बात करूं तो ग्लूकॉन डी पीते इंस्टेंट एनर्जी, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट पर्पस ऑफ ग्लूकोज का होता है कि ग्लूकोज इज द एनर्जी सोर्स। Why energy source? Because glucose is broken down for the respiration and other cellular activities. अगर आप नेक्स्ट टॉपिक जो भी रेस्पिरेशन है उसमें देखोगे कि जो ऑक्सीजन के आने पे जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन उसको तोड़ने का काम करता है। रेस्पिरेशन यही तो होता है, वो उसको तोड़ने का काम करता है और वहाँ से बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, बट अगर मैं एनर्जी स्टोर करने के बारे में बात करूँ कि अगर जो भी एनर्जी है मेरे पास उसको स्टोर करके रखना चाहती हूँ, देन व्हाट वुड आई कैन डू। जो एनर्जी अवेलेबल है, जो ग्लूकोज है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रख सकते हैं? नो, वो प्रोड्यूस तो हो जाता है, उसको स्टोर करना मुश्किल होता है। तो उसको स्टोर करने के लिए प्लांट क्या करता है कि ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर लेता है, और स्टार्च स्टोर हो सकता है। हाँ ठीक है, हम स्टोरेज रूम में ग्लूकोज नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएगा, लेकिन स्टार्च सरवाइव कर जाएगा। तो हम प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है उसको स्टोर करने के लिए हम उसको स्टार्च कन्वर्ट कर लेते हैं। और सेम चीज एनिमल में क्या होता है, ग्लाइकोजन। तो दिस इज द टू टर्म्स विच हैव टू रिमेंबर। प्लांट्स में स्टार्च होता है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि ग्लूकोज कैन बी यूज टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि सेल वॉल प्लांट क्यों बनाते हैं इसको, ताकि वो अपना सेल वॉल, सेलुलोज, प्लांट का सेल वॉल होता है सेलुलोज से, तो वहां पे उसको हेल्प करता है प्लांट को बनाने। सिर्फ सब कुछ हमारे लिए थोड़ी कर रहा है, वो अपने लिए भी तो कर रहेगा ना कुछ। तो ग्लूकोज इज यूज टू सिंथेसाइज वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। नेक्स्ट आते हैं बायोमास। प्लांट्स जो होता है ना, ये बनाता है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, और वो एनर्जी स्टोर करके रखता है फॉर वेरियस काइंड ऑफ पर्पस। एनिमल्स जब उसी प्लांट के बायोमास को कंज्यूम करते हैं, और यही साइकिल फिर चलती रहती है। हम प्लांट्स खाते हैं, फिर हमें कुछ और खाता है, फिर वो पूरी साइकिल ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो दिस इज द फूड चेन विच यू विल स्टडी इन द लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 10th. So energy captured through photosynthesis supports the entire ecosystem, making it the foundation for almost all life on the earth. अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर इस प्लांट को देखा जाए तो दिस प्लांट इज जस्ट डाइंग इट आउट, सूख गया है। क्या क्या रीजन हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस प्लांट को सर्वाइव ना करने पे। तो कुछ ऐसे हैं कंडीशन, जैसे कि ओवर वाटरिंग, लैक ऑफ सनलाइट, वाटर, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ओवरक्राउडिंग, सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर प्लांट बूढ़ा हो चुका है। दिस ऑल द कंडीशंस, ये रीजन हो सकते हैं इनको ऐसा होने पे। बट मेनली 3 रीजन होता है जिसमें प्लांट या फिर कोई भी सीड सर्वाइव नहीं कर सकता। व्हाट इज दिस? temperature, sunlight and carbon dioxide. That is why we considered it as a limiting factor. अगर ऊपर नीचे हो गया, एग्जैक्ट ऑप्टिमम चाहिए होगा। मैं थोड़ा ग्राफ से, अगर ये कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे, बस आई जस्ट वांट टू शो कि अगर टेम्परेचर, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ हमें ऑप्टिमम चाहिए, ना ज़्यादा ना कम भी होगा तो नुकसान है, ज़्यादा भी होगा तो भी नुकसान है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर लोअर टेम्परेचर या ओवर हायर टेम्परेचर सब कुछ नुकसान है। हमें ऑप्टिमम चाहिए, हमें ज़्यादा भी नहीं चाहिए और हमें कम भी नहीं चाहिए। सेम गो विद द लाइट इंटेंसिटी। अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो सैचुरेशन आ जाएगा, इनसफिशिएंट होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सेम गो विद द कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज ऑल फॉर द टूडेज लेक्चर।
I just hope you guys enjoyed it, love it. Thank you so much, guys. Hope you enjoy. Stay tuned with me for the next videos. Thank you so much. Bye bye.